सासू माँ का चाबी का गुच्छा। रेवती की जब से शादी हुई थी तब से वह अपनी सास रूपा की हर बात में टोका टाकी बर्दाश्त करती आ रही थी। ससुर जी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। एक देवर था जिसका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। रेवती की शादी को 2 साल हो गए थे। अब जब से वो माँ बनने वाली थी उससे ज्यादा काम नहीं होता था। अपने पति अमित से जब भी कुछ कहती उसका टका सा जवाब होता। अब तो मेरी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है। तुम माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? हर सामान लेने के लिए ऊपर के कमरे में जाना पड़ता है। पता नहीं क्या है उस कमरे में जो माँ जी हमेशा ताला लगाकर चाबी का गुच्छा अपनी कमर में लटकाए घूमती रहती हैं। क्या कहूँ, जानती तो हो माँ ने हमेशा से ही अपने ही हिसाब से घर चलाया है। उन्हें किसी के काम करने का ढंग पसंद नहीं आता, इसीलिए कोई काम वाली नहीं टिकती। मैं क्या कर सकता हूँ? एक संदूक है, उसमें ना जाने क्या रखा है। वे उनको जान से भी प्यारा है। अक्सर उन्हें उसके सामने बैठकर रोते हुए देखा है। अब मुझसे इस हालत में ज्यादा काम नहीं होता। 7वां महीना चल रहा है। तुम माँ जी से कहकर कोई काम वाले रख लो। ठीक है, कल बात करूंगा। सुबह सुबह रूपा की कड़कती आवाज सुनाई पड़ी। अरे बहू, आज क्या सोती ही रहोगी? चाय नहीं बनाई अब तक? सुमित को कॉलेज जाना है, महारानी को कोई चिंता ही नहीं। अमित उठकर कमरे से बाहर आता है। क्या है माँ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? आज रेवती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आजकल की बहुएं भी गजब की आलसी हैं। अभी 7वें महीने में ही ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सास ससुर ननद देवर पूरा परिवार संभाला है। माँ, वो हर वक्त तो काम ही करती रहती है। दिन में 10 बार तो सीढ़ियाँ चढ़कर सामान लेने जाती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि रसोई के बगल वाले स्टोर में सामान क्यों नहीं रखती। कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो आराम तो कर ही सकती है। क्यों ना एक काम वाली रख लिया जाए? तू तो उसी की पढ़ाई बातें बोल रहा है। क्यों काम वाली रख लूं? खाना ही तो बनाती है। मुझे किसी काम वाली के हाथ का खाना वाना नहीं पसंद है। हाँ तो आज मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। चलो, क्या करना है मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ। मैं थोड़ी रसोई में खड़े रहकर खाना बनाऊंगी, घुटनों में दर्द है। तो रहने दो, बाहर से ले आऊंगा खाना, उसको सोने दो। अमित कमरे में चला गया। रूपा पैर पटकती हुई रसोई में गई और आटा गूंथकर सुमित और अपने लिए पराठे सेक कर आई। चाय बनाकर सुमित को दिया। पराठे के साथ अचार देखते ही, अरे ये क्या माँ, सब्जी नहीं है क्या? चाय पराठा मिल गया ना, वही खा ले। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। आज तेरी भाभी पलंग से नहीं उठेगी। माँ, एक काम वाली ढूंढ कर रखो, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। सबको काम वाली ही चाहिए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे जो पेंशन मिलती है उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किलों से चलता है। माँ, भैया भी तो पैसे देता है। हाँ, खर्च भी तो 4 लोगों का है। बिजली का बिल, पानी का बिल, सिलेंडर का खर्च, राशन पानी, तेरी पढ़ाई, सब कहाँ से चलता है? मैं कहाँ से काम वाली रख लूं? अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मेरा फाइनल ईयर है, अगले साल ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल मैं कुछ ट्यूशन कर लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे काम वाली रख लो। तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। ठीक है, जा तू कॉलेज के लिए निकल। सुमित कॉलेज के लिए चला जाता है। अमित रेवती को डॉक्टर को दिखाकर आता है तो घर आकर, माँ, रेवती को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। 1 महीने बिल्कुल भी उठने को मना किया है। कहा है आराम नहीं करोगी तो बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है। बहुत जरूरी काम के लिए ही उठना है। अरे आजकल के डॉक्टर्स का तो बस चले तो औरतों को पहले दिन से ही लिटा दे। सब बकवास है। हमारे जमाने में तो डॉक्टर कहते थे जितना काम करो उतना ही बच्चे की सेहत के लिए ठीक रहता है। माँ, आज खाना बनाने के लिए कोई काम वाली ढूंढ लो, पैसे मैं दे दूंगा। मैं अपने बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं मोल ले सकता। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो उसे मायके छोड़ आता हूँ। नहीं, मायके क्यों जाएगी? हमारी बहू हमारी जिम्मेदारी है, देखती हूँ। अच्छा बताओ क्या करना है? लाओ, सब्जी मैं काट देता हूँ। रहने दे तू, जा उसके पास ही बैठ। अमित कमरे में रेवती के पास चला जाता है। तभी उसकी माँ का प्रवेश।
बहू, आज से तुम बिस्तर से हिलना भी मत, मैं सब कर लूंगी। एक दो लोगों को कहा है, शायद कल ही कोई काम वाली मिल जाए। रेवती ने उठने का प्रयास किया, पर रूपा ने उसे उठने नहीं दिया। माँ जी, मुझे लेटे लेटे बड़ी घबराहट हो रही है। चल तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, तुझे कुछ आराम मिलेगा। रेवती की आंखों से आंसू ढुलककर उसके गालों पर गिर गए। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? एक ही महीने की तो बात है, फिर उठकर काम कर लेना। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला तो एक काम वाली बाई खड़ी थी। माँ, देखो कोई आया है, जाकर बात कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत सारे प्रश्नों के बाद उसे रख लेती है, लेकिन उसको खाना बनाने के लिए सामान देने तो रूपा को ही बार बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही थी। उसी दिन अमित और सुमित के आते ही, आओ चाय पीकर सब मिलकर ऊपर का सामान रसोई के पास वाले स्टोर में रखवा दो, मुझसे तो चढ़ा उतरा नहीं जाता बार बार। अमित ने मुस्कुराते हुए सुमित को देखा। सुमित, चल भाई, शिफ्ट करवा दे। 2 घंटे में सारा सामान नीचे आ गया। उस कमरे में एक संदूक था। रूपा ने संदूक अपने सामने ही उतरवा कर अपने तखत के नीचे रखवा लिया और ताला लगाकर चाबी का गुच्छा अपनी कमर में लटका लिया। माँ, ऐसा कौन सा खजाना है इस संदूक में जो कि तुम किसी को छूने नहीं देती? बेटा, कुछ भी तो नहीं। सामान लग चुका था। दूसरे दिन जब काम वाली ने चाय की पत्ती और चीनी मांगी तो रूपा, सुमित, ओ सुमित बेटा, जरा उसको स्टोर रूम में से सामान निकाल कर दे दे, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है माँ। सुमित सामान निकालकर माँ के ही कमरे में आ गया था। माँ को पता भी न चला। वो अपनी संदूक खोलकर बैठी थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अमित और रेवती भी आ गए थे। माँ, क्या है इस संदूक में? ले, देख ले क्या है। सुमित ने देखा। उस संदूक में माँ की शादी की साड़ी और कुछ अमित और सुमित के बचपन के पुराने कपड़े रखे थे। एक बरसों पुराना एल्बम था जिसमें अमित, सुमित, उनके पापा और माँ की अनगिनत तस्वीरें थीं। माँ, इन्हीं पुरानी यादों के लिए तुम संदूक में ताला लगा कर रखती थी। बेटा, तुझे क्या पता, यही तो मेरे जीवन का सहारा है। तेरे पापा जब मरे थे तब मेरे पास इस संदूक और पेंशन के अलावा कुछ नहीं था। तुम दोनों भी बहुत छोटे थे। मैंने साड़ियों में फॉल लगाकर सिलाई कर करके तुम दोनों को पाला है। ऐसे कठिन समय में ये यादें ही तो थी जिन्होंने मुझे बचाए रखा, वरना मैं तो कब की टूट चुकी होती। माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। लाइए, ये एल्बम मुझे दीजिए, मैं इसको संभाल कर रखूंगी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ले बहू, ये चाबी का गुच्छा भी तू ही संभाल ले। मैं इन यादों से मुक्त होना चाहती हूँ। माँ जी, चाबी का गुच्छा तो आप ही रखिए, मुझे तो सिर्फ एल्बम चाहिए और अमित के बचपन के कपड़े दे दीजिए, मैं आपके पोते पोतियों को पहनाऊंगी। ठीक है बहू, जा ले जा। उस दिन से सासू जी की चाबी के गुच्छे के प्रति आसक्ति कम हो गई। हर कोई उनका संदूक खोल सकता था। सुमित की नौकरी लगते ही घर में खुशहाली आ गई। रेवती ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। रेवती, ले ये चाबी का गुच्छा तू संभाल। मुझे तो अपने जीवन का खजाना मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब सास और अमीर बहू। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है, इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू। अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है।
दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग न डाले तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लोथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियाँ तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी। जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण
इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।